टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि साइटोलॉजी के अंदर हम लोग किस किस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो पिछले क्लास में आप लोग को सेल के कुछ फॉर्म्स बताए थे, कुछ सेल के कुछ कैरेक्टर्स बताए थे कि सेल हम लोग कहते किसको हैं, सेल हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे के कैरेक्टर में चले जाते हैं और उसको हम लिख देंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि सेल के अंदर सबसे पहला नंबर 1 होना चाहिए क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर चारों ओर पूरा घिरा हुआ था क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या था, प्रोटोप्लाज्म। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म, और इसके साथ साथ इसके सेंटर में गोलाकार देखे थे, जो ऐसे अलग अलग सेल में अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसमें इसको जीनोफोर भी नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी का नाम नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम लोग कहते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि हमको सेल को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी सेल है या नहीं है, तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कैरेक्टर जानना पड़ता है। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड, तो इन दोनों को मिला के हम लोग डायरेक्ट कहते थे क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते थे, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात इसके अंदर क्या क्या होता था, तो डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे कि हम लोग सेल को पहचानने के लिए कोशिश कर रहे थे कि सेल किसको कहते हैं, आखिर सेल क्या है। क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि सेल होता है, सेल होता है। आखिर सेल अगर किसी चीज़ों को हम कहेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेल है या कुछ और है। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, तो ये देख रहे हैं आप लोग। तो एक साइड में आप लोग लिख दीजिएगा क्या, एक साइड में हेडिंग लिख देना है और नीचे लिख देना है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ सेल। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ सेल में क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए इसके अंदर क्या, एकदम जो अनिवार्य है, दूसरा होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जो कल भी हिंदी लिखा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद तीसरा होना चाहिए इसके अंदर, तीसरा कोई भी सेल हो तो सेल के अंदर तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होना चाहिए, डीएनए या इसके अंदर क्या होना चाहिए, आरएनए। इंग्लिश में और लिख देना है। ठीक है, तो डीएनए या आरएनए। तो मुख्य रूप से सेल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके लिए हम लोग को 3 ही कंपोनेंट चाहिए, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म और तीसरा जेनेटिक मटेरियल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो कल इस फिगर को तो लास्ट में बना ही लिए होंगे। आज जो है हेडिंग दे दीजिए उस जगह कैरेक्टर ऑफ सेल, और सेल का ये तीनों कंपोनेंट लिख लीजिए। हिंदी में भी लिखिएगा तो यही लिखना है कि सेल में जो है, सेल के लिए होना चाहिए क्या, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए, जीवन का भौतिक आधार होता है, और भी इसका डिटेल लिखाएंगे अभी। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जैसे आनुवांशिक पदार्थ, जैसे क्या, डीएनए या आरएनए या प्लाज्मिड डीएनए, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं कल के बारे में, कल ही क्लास के बारे में। तो इसको आप लोग सही तरीके से जल्द से लिख लीजिए, सभी बच्चे लिख लीजिए। और हिंदी मीडियम में हिंदी भी लिखाए हुए हैं, आप लोग को क्लियर तरीके से वीडियो जा रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अब मिटाते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद इसके अंदर हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आखिर सेल का टाइप कितना होता है और सेल के अंदर क्या क्या होते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो हेडिंग देंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। चूँकि हम लोग को यहाँ प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग साइटोलॉजी के अंदर यहाँ पे सेल साइकिल को डिस्क्राइब करने वाले हैं आगे की ओर, और सेल डिवीज़न के बारे में। इसीलिए हम लोग जो है इसके अंदर सेल का टाइप पढ़ेंगे कि पहले जो है सेल जो आया हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। क्या था, प्रोकैरियोटिक, और बाद में हुआ क्या, यूकैरियोटिक। तो सेल मुख्य रूप से 2 टाइप के हो गए। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल,
और दूसरा हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें मुख्य रूप से हमारा सेल दो टाइप के हो गए। तो अब इस पहले दोनों को नोट कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, नोट कर लिए। अब हम चलते हैं एक पर, ठीक है, एक को मिटाते हैं, एक को हम लोग मिटा देते हैं। और पहला जो है हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, जो आप पहले फिगर बनाए वो प्रोकैरियोटिक ही था, लेकिन प्रोकैरियोटिक को हम लोग अलग तरीके से बना रहे हैं क्योंकि वो एक सेल का मोटा मोटी फिगर था। अब हम अलग अलग दोनों का स्पेशल चलेंगे। तो देखिए पहले लिखा हुआ है क्या, प्रो, और दूसरा यूकैरियोटिक। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, हिंदी भी ऐसे ही कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आप लोग लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो माने होता है फॉल्स, प्रो माने फॉल्स। कैरियोटिक जो है कैरियन शब्द से आया है, कहाँ से, कैरियन, जिसका मीनिंग होता है क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो अर्थात इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया कि जिसमें न्यूक्लियस जो है फॉल्स रूप से रहता है, यानी न्यूक्लियस के जैसा कोई चीज़ रहता है लेकिन न्यूक्लियस इसमें नहीं रहता, वास्तविक जो न्यूक्लियस होती है वो नहीं होते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आखिर इसका शेप कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और इसको जल्द से नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब समझ गए ना, कि जिसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा ही नहीं, यानी न्यूक्लियस के जैसा कुछ संरचना है तो क्या है, वो डीएनए या आरएनए है, लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, तो बोर्ड पर माइंड कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिए। चलिए तो इसको जल्द से हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा हमारे देश के भविष्य, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस जब अब्सेंट होगा तो इसके अंदर रहेगा क्या, तो इसके अंदर रहेगा गोलाकार डीएनए। क्या रहेगा, गोलाकार डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, ठीक है, किसी में जीनोफोर नाम देते हैं, किसी में न्यूक्लियोइड नाम देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसको सिंपल तरीके से जेनेटिक मटेरियल कह देते हैं। क्या कह देंगे, जेनेटिक मटेरियल। और इसका प्रोटोप्लाज्म जो है क्लियरली विजिबल होता है, यानी साफ रूप से एकदम प्रोटोप्लाज्म ही दिखता है और कुछ नहीं। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है क्या, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्या भरा पड़ा है, प्रोटोप्लाज्म। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर क्या क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है। क्या ये, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। अब जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो वो तो आप लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीन कंपोनेंट है किसके अंदर, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर। न्यूक्लियस जो है यहाँ एब्सेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के ही जैसा इसमें जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, आप देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म पूरा घिरा हुआ है, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। किससे घिरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर का एक जीव द्रव्य, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, अर्थात जीवन का जो भौतिक आधार होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य जो होता है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है लगभग 5000 केमिकल से बने होते हैं। कितने, 5000 केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। तो 5000 जो केमिकल से बने होते हैं, इसके भी अंदर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, रिएक्शंस। जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारे चेहरे का ग्लो है, हमारे त्वचा का जो ग्लो है अभी झुलसाया हुआ नहीं है, तो ये जो अभी झुर्रीदार नहीं हुई है हमारी त्वचा, तो ये किसकी वजह से, ये सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो 5000 केमिकल्स है, उसी के रिएक्शंस की वजह से ये अभी हमारा मेंटेन है। आप जितने प्रोटोप्लाज्म के रिएक्शंस को मेंटेन करते हैं उतना बेहतर तरीके से आपका सेल मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म लगभग कितने हजार केमिकल से बने होते हैं, लगभग 5000 केमिकल से, 5000 केमिकल्स।
और ये 5000 केमिकल्स आपस में हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं और इसी रिएक्शंस की वजह से हमारे बॉडी का मेंटेनेंस रहता है। जैसे आप लोग देखते हैं कोई बड़े बड़े एक्ट्रेस को, कभी कभी देखते हैं हीरोइन को, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो उसका चेहरे का ग्लो मेंटेनेंस है वो किसकी वजह से? तो सेल के जो अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को अपने कंट्रोल में रखता है। विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स जो उसके बॉडी के प्रोटोप्लाज्म को रेट को घटा देता है या उसके रेट को बढ़ा देता है, तो उन सब चीज़ों से वो परहेज रहता है। विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स को नहीं खाते हैं वो लोग। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसके अगर प्रोटोप्लाज्म का रिएक्शन का रेट घट जाएगा, अगर एक बैलेंस में नहीं रहेगा, तो उसके चेहरे का ग्लो या उसके बॉडी का मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, तो ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी केमिकल्स है और बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे सेल को मेंटेनेंस करता है, हमारे बॉडी को मेंटेनेंस रखता है। तो एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का क्या क्या भूमिका है? तो प्रोटोप्लाज्म ही सबसे बड़ा यानी सेल के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके दूसरे और सबसे पहले इसे नंबर पे आता है जेनेटिक मटेरियल, तब आता है प्रोटोप्लाज्म, तब आता है सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल यदि नहीं रहेगा तो वो सेल किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। जैसे अभी आप लोग कोविड-19 के वक्त देखते हैं कोरोना वायरस, तो जो भी वायरसेस हैं, वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल और उस पर प्रोटीन का आवरण है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेल ही है। क्या है वो? सेल। तो यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल का बहुत ही महत्व होता है। और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे 5000 केमिकल से बने होते हैं और ये सारे केमिकल्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय, हिंदी में कहते हैं उपापचय। और इसी उपापचय रेट को हम लोग बैलेंस रखने के लिए विभिन्न प्रकार के चीज़ों को खाते हैं ताकि इसको सही तरीके से ऊर्जा मेंटेनेंस रहे और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन सही तरीके से परफॉर्म होते रहे। अगर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन घटेगा तो आपका चेहरा का ग्लो घटता है और उसके साथ साथ चेहरे का झुर्रीदारी होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ का एक एज लिमिटेशन होता है। जैसे आप लोग देखते हैं उम्र में जो है 1 से लेकर के 30 तक जो है आपका चेहरा, आपका बॉडी मेंटेनेंस ठीक रहता है और 30 के बाद जो है चेहरे का मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ होने का रीज़न यही है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल्स मौजूद है उस केमिकल्स का रिएक्टिविटी घट जाना। रिएक्टिविटी घट जाता है तो इसके कारण से आपका स्किन्स का झुर्रीदार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा ही जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड या जिनोफोर या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन न्यूक्लियस क्या है? जैसा ही है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब समझ गए? तो इसके अंदर लिखना है इसके बारे में। तो जल्द से इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग और इंग्लिश मीडियम लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और हिंदी मीडियम तब तक फिगर बनाइए और लिखिए दैट सेल इन विच न्यूक्लियस आर absent, that cell in which nucleus are absent, then it is called as prokaryotic, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में each cell contain protoplasm, which is made up of 5000 chemicals, and surrounded by cell membrane, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इन दिस प्रोटोप्लाज्म chemical reactions are performed, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इन प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट, लिख लिए।
तो ये है हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक। हिंदी मीडियम लिखेगा वह कोशिका जिसके अंदर, जो बच्चे एक बार लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य पाए जाते हैं जो लगभग 5000 केमिकल से, जो लगभग 5000 रसायन से मिलकर बने होते हैं, जो लगभग 5000 रसायन से मिलकर बने होते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसका जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। लिख लिए। तो चलिए, तो ये था हमारा किसके बारे में, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल। क्या हेडिंग देंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक को ऐसे हिंदी में सुकेंद्रीय कहते हैं, लेकिन ऐसे यूकैरियोटिक ही लिखा जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ऐसे हिंदी इंग्लिश में ही ठीक है। यू में होता है ट्रू, यू में क्या होता है, ट्रू, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, सत्य रूप से रहेगा। तो उसके अंदर होता क्या क्या है, तो देखिए आप लोग पहले वाले फिगर को बना लिए। अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका भी है तो उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन रहेगा ही। क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो यहाँ पे नहीं बल्कि पूरा प्रोटोप्लाज्म में नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा, तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्या कि न्यूक्लियस जब इसके अंदर प्रेजेंट हो गया तो न्यूक्लियस की वजह से इसके जितने भी सारे प्रोटोप्लाज्म्स थे वो प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, अर्थात 2 भाग में विभाजित हो जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट आ गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके कारण से इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया। जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, यानी सेल में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय जीव द्रव्य, कोशिकीय जीव द्रव्य। ठीक है, क्या नाम पड़ गया इसका, कोशिकीय जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद इसके अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी घिरा हुआ है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे घिरा हुआ है, जैसे सेल के ऊपर चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली। और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर सिंपली तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अंदर होता है क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जो है जालनुमा संरचना में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिन, यानी क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, लेकिन किस रूप में है, नेटवर्क के रूप में है। क्रोमैटिन नेटवर्क
क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं जालवत गुणसूत्र, जालवत गुणसूत्र, क्या कहते हैं इसको, जालवत गुणसूत्र, ठीक है। और उसके अंदर ये जो सेंटर में दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस कहलाता है, जो हम लोग आगे की ओर देखेंगे, इसका फंक्शन अभी यहाँ नहीं देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर भी से न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो पूरा न्यूक्लियस कहलाता है, ये पूरे को क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, क्या कहते हैं इसको, केंद्रक, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर पूरे में भरा पड़ा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, जो 2 भाग में डिवाइड हो चुका है, इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है क्या, प्रोटोप्लाज्म। और एक हो गया आपका, इस जगह लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा मिटा करके, क्योंकि इसका हिंदी आप लोग याद रख लीजिएगा, कोशिकीय द्रव, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जगह लिखेंगे तब कंटेंट सही आएगा। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर वाले को, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सेल के अंदर वाले को साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला करके ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोई दिक्कत, जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर थोड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंटेशन की वजह से ये कुछ लेवलिंग डायग्राम्स में क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो न्यूक्लियस था ही नहीं, लेकिन न्यूक्लियस के प्रेजेंट की वजह से इस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही। सेल मेम्ब्रेन तो सब सेल में, पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही कि सेल मेम्ब्रेन सब सेल में रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेल हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आना अनिवार्य है। अब जो प्रोटोप्लाज्म की बात आई, तो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण इसका जीव द्रव्य जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है 2 भाग में बट गया। जो न्यूक्लियस के बाहर है, आउटसाइड टू द न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज क्या, ये साइटोप्लाज्म, यानी जो न्यूक्लियस के चारों ओर बाहर में है उसको हम लोग कहे कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय जीव द्रव्य या कोशिकीय द्रव्य, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर जो चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिर चुका है, केंद्रक झिल्ली के द्वारा, ये पूरे को कहते हैं न्यूक्लियस, लेकिन इसके आवरण को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आवरण का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पूरे का नाम है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है क्या, पूरा जीव द्रव्य भरा पड़ा है, जिस जीव द्रव्य को यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, कोई दिक्कत। और इन दोनों को मिला करके ही कहते हैं हम लोग क्या, प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म। तो कोई डाउट यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल है, और इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखना है अब हमको। तो लिखिए, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा और हिंदी मीडियम तब तक फिगर बनाइए आप लोग जल्द से। और लिखिए, दैट सेल in which nucleus are present, in which nucleus are present, then it is called as nucleoplasm. In which nucleus are present, then it is called as that cell in which nucleus are present, then it is called as eukaryotic cell. सही से लिखिएगा, यूकैरियोटिक सेल, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, यूकैरियोटिक सेल लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस सेल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट which is surrounded by nuclear membrane, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, लिख लिए, हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन यूकैरियोटिक सेल प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, ए नंबर लिख करके डैश दीजिए, साइटोप्लाज्म, ए नंबर साइटोप्लाज्म लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, दैट प्रोटोप्लाज्म विच इज
दैट प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट आउटसाइड टू द न्यूक्लियस, आउटसाइड टू द न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, देन इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। बी नंबर में लिखना है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म लिख करके डैश दीजिए और लिखिए दैट प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट, दैट प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इनर साइड टू द न्यूक्लियस, इनर साइड टू द न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख लिए न्यूक्लियोप्लाज्म, हो गया। चलिए हिंदी मीडियम लिखिएगा, वह कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित रहता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम तब तक फिगर बना लीजिए। वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित रहते हैं उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद रहता है जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। लिख लिए, चारों ओर से केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, केंद्रक में जालवत गुणसूत्र, केंद्रक में जालवत गुणसूत्र तथा केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं, केंद्रक में जालवत गुणसूत्र तथा केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थिति के कारण, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थिति के कारण इसका जीवद्रव्य दो भागों में बटे होते हैं, इसका जीवद्रव्य दो भागों में बटे होते हैं। नंबर ए लिख करके डैश दीजिएगा, साइटोप्लाज्म। ए नंबर लिख करके डैश दीजिए, साइटोप्लाज्म कोशिकीय द्रव्य, हिंदी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कोशिकीय द्रव्य, और लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के बाहर कोशिका में मौजूद रहता है, वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के बाहर कोशिका में मौजूद रहता है, तब उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिख लिए। बी नंबर में लिखना है न्यूक्लियोप्लाज्म लिख करके डैश दीजिए, केंद्रक द्रव्य लिख करके डैश दीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य लिख करके डैश देना और लिखिए वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है, वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। लिख लिए, फिगर बना लिए सब लोग। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो लगभग 5000 केमिकल्स से बना हुआ है, और वो 5000 केमिकल्स के अंदर हमेशा रिएक्शंस संपन्न होते रहते हैं। हमेशा रिएक्शन क्या होते हैं? संपन्न होते रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक तरीके से प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस। और इसी पूरे प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस का नाम है एक मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है उसका? मेटाबॉलिज्म। तो हेडिंग देना हम लोग को नेक्स्ट क्या? मेटाबॉलिज्म। हिंदी में कहते हैं क्या इसको? उपापचय।
उपापचय। क्या लिखा हुआ है? उपापचय। ठीक है, तो ये सेलुलर एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ध्यान से याद रखना है कि सेल के अंदर जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके तो उन्हीं को पूरे को कहते हैं हम लोग क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? जो सेल के अंदर पूरा जीव द्रव्य है, एक केमिकल दूसरे केमिकल से हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं, एक केमिकल दूसरे केमिकल से हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं, तो इसी केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग कह भी सकते हैं कि एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म के योग को भी हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। हम लोग लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। ठीक है, याद रहेगा, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। हिंदी में उपापचय इक्वल टू होता है क्या? उपापचय इक्वल टू अपचय, ये उपचय प्लस अपचय। उपचय प्लस अपचय, थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट नाम है। तो उपापचय का मतलब अपचय, उपचय और अपचय, अर्थात मेटाबॉलिज्म इक्वल टू क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। अब क्या होता है एनाबॉलिज्म और क्या होता है केटाबॉलिज्म? तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल्स जो हैं क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और बड़े केमिकल्स का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर जो बड़ा केमिकल्स बन गया वही केमिकल जो है धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं केटाबॉलिज्म। तो इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, ऑल प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस is called as metabolism. All protoplasmic reactions is called as metabolism. लिख लिए, और उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा ये पूरा, सभी बच्चे हिंदी मीडियम लिखिएगा, सारे जीव द्रव्यी प्रतिक्रिया यानी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख लीजिएगा, सारे प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन या जीव द्रव्यी प्रतिक्रिया के योग को, सारे जीव द्रव्यी प्रतिक्रिया के योग को मेटाबॉलिज्म उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचय कहते हैं, लिख लिए, मेटाबॉलिज्म उपापचय कहते हैं। अब हम लोग जो है इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड हुआ, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में, आज तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटे पहले जो एनाबॉलिज्म की बात करें तो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स कैसे बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर बड़े मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे टूट करके छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट्स में कैसे बनाया, तो इसके बारे में हम लोग केटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। और छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़ करके जब बड़ा बन गया उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। और इसके एग्जांपल के साथ और रिएक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन भी हम लोग समझाएंगे और बैलेंस के लिए वो बताएंगे इसमें कि रिएक्शन जो है, कौन सा रिएक्शन है जो इसके एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है और कौन रिएक्शन जो है जो केटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप लोग को अलग अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, इसका दोनों का एग्जाम्पल
ठीक है। तो आज आप लोग मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन लिख लिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये सीख लिए कि किसी भी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उनके सारे जीव द्रव्य की प्रतिक्रिया के योग को ही हम लोग कहते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म, अर्थात इन दोनों के समूह को या इन दोनों के योग को ही हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और अब हम लोग जो है कल नेक्स्ट क्लास में एनाबॉलिज्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और दूसरा केटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। तो आज आप लोग हेडिंग दे करके रख दीजिए क्या, एनाबॉलिज्म, या तो हेडिंग दे दीजिएगा टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो 2 टाइप्स का हो गया, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म क्या होता है। थैंक यू एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियोस।